Hey everyone, welcome to my YouTube channel HP Educational Insights। और आज हम करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 2। लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? मेनली इसके बेसिक्स के केमिकल एनालिसिस वगैरह के बारे में पढ़ा था। हमने अमीनो एसिड को डिटेल में डिस्कस करा था, हमने लिपिड्स को डिटेल में डिस्कस करा था। आज क्या करने वाले हैं? आज हम न्यूक्लिक एसिड वगैरह के बारे में बेसिक में, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, बट जो आज की क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता है मैं क्वेश्चन बॉक्स लेके आती हूँ दैट इज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस क्लास। उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको आंसर करने होते हैं। तो आज के वो क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज व्हीटर आयन? हमने व्हीटर आयन कल पढ़ा था। उस व्हीटर आयन क्या होता है उसके बारे में बताना है, थोड़ा सा बेसिक। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट प्रोसेस ऑफ केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस का क्या प्रोसेस होता है? कुछ 3-4 स्टेप बताए थे मैंने, जहाँ पे मैं आपको एक हिंट देती हूँ, जहाँ पे लास्ट में फिल्ट्रेट और रिटेंटेट करके 2 सब्सटेंस बनते हैं, वो वाला केमिकल एनालिसिस पूछ रही हूँ मैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 3, नेम एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड को नेम करना है आपको। ये तीनों क्वेश्चन थोड़ा सा आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके इन्हें नोट डाउन कीजिए अगर आपको आते हैं तो, और नहीं आते तो प्लीज एक बार लास्ट वाली वीडियो को चेकआउट कीजिए। अभी क्या होएगा, ये क्वेश्चन के आंसर मैं इसी क्लास में दूंगी। जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बता दूं, इसी क्लास में आंसर दूंगी। बट लास्ट में जब हम ये वीडियो को रैप अप कर रहे होंगे ना, लास्ट के कुछ टॉपिक्स को पढ़ने के बाद, तब जाके मैं आपको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स दूंगी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होएगा वो मैं आपको हाईलाइट करके बता दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक रिंग? देखो, दो टाइप की रिंग होती है, हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? साइक्लिक इज लाइक अ काइंड ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, है ना। देखो, साइक्लिक भी लिखा है और रिंग भी दोनों एक साथ लिखा है, तो ये सब साफ साफ समझ में आ रहा है। एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर को हम साइक्लिक बोलेंगे। हेट्रो और होमो का मतलब, हेट्रो जहाँ पे अलग अलग कंपाउंड, जैसे मान लो एक ही रिंग के अंदर आपको कार्बन भी दिख गया, नाइट्रोजन भी दिख गया, दैट इज हेट्रोसाइक्लिक। बट कोई ऐसी रिंग है जो पूरी की पूरी कार्बन की रिंग है, एक प्रॉपर पूरी रिंग है जिसके अंदर कार्बन के अलावा और कोई कंपाउंड नहीं है, दैट इज योर होमोसाइक्लिक रिंग। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ होमोसाइक्लिक इज बेंजीन। बेंजीन रिंग के देखते हो ना, ये तो बहुत बेसिक, बेंजीन इज वेरी बेसिक केमिकल कंपाउंड। हर किसी को पता नहीं है तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपको 11th में भी बेसिक में बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं। बेंजीन इज अ कंपाउंड जो रटा देते हैं। ठीक है, बेंजीन जैसा कंपाउंड C6H6 उसका फॉर्मूला होता है। वो क्या है, जो पूरा कंपाउंड है ना, वो होमोसाइक्लिक है, कार्बन के अलावा उसमें कोई कंपाउंड नहीं है। ऐसे हेट्रोसाइक्लिक मतलब कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, लैक्टिक एन एग्जांपल, उसी रिंग के अंदर ऑक्सीजन भी है। ये हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक रिंग। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसिस। देखो, अभी हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन बेसिस के बारे में। सारी चीजें नाइट्रोजन बेसिस क्या होता है, ये क्या क्या मिलके क्या क्या बनाते हैं, ये सब अभी हम इसी पैराग्राफ में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन बेसिस के नाम याद रखो कौन कौन से। ये एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, ये क्या आपके नाइट्रोजन बेसिस है। When found attached to a sugar, they are called nucleoside। देखो, हम जब कि ये इसको आप, मैं बताती हूँ आपको क्या है। इसको आप किसी शुगर के साथ अटैच कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। मैं आपको टेक्स्ट अलग से लिख के बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, वेट, क्या है इसमें अभी हम देखते हैं। एक बार मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लूँ। या क्या है इसमें, क्या बताना चाह रहे हो आप? हम ये बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा, नाइट्रोजन बेसिस। अब नाइट्रोजन बेसिस के साथ आप क्या ऐड कर दोगे? अगर आप इसके अंदर शुगर को ऐड कर दोगे तो वो क्या बनेगा आपका, न्यूक्लियोसाइड। ओके, डन। वो क्या बनेगा आपका जाके, न्यूक्लियोसाइड। अब आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है, व्हेन फाउंड अटैच्ड टू शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड।
side. Very good. We know. If phosphate group is found esterified to a sugar, then it is called nucleotide. देखो एस्टेरिफाइड का मतलब एक टाइप से मैंने कल भी बताया था जब हम लिपिड पढ़ रहे थे. एस्टेरिफाइड का मतलब यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन करके अटैचमेंट है. अगर वो अटैच्ड है इससे न्यूक्लियोसाइड से, अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है तो उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड. तो हमने अभी तक न्यूक्लियोसाइड लिखा. न्यूक्लियोसाइड में हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे फॉस्फेट को. फॉस्फेट अगर हम ऐड कर दिए न्यूक्लियोसाइड के अंदर तो आगे जाके क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड. ये इक्वेशन आप याद रखना. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये क्या बनेगा आगे जाके? न्यूक्लियोटाइड. अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये इतनी सारी नई बेसिस नई टर्म्स आप लिया, ये सब क्या है? ये एक्चुअली आप एक बार इक्वेशन समझो, मैं पूरी इक्वेशन को वापस एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है. अब आगे लिखा है एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडिन, यूराइडिन, साइटिडिन आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड. एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडिक एसिड, guanylic acid, uridylic acid, cytidilic acid are called nucleotides. Nucleic acid like DNA, RNA consist of nucleotides only. DNA, RNA as a function as genetic material. हो गया हमारा पूरा कंप्लीट. अब क्या है ये देख. तो सबसे पहले बात क्या है कि डीएनए और आरएनए हम जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज करते हैं. जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है वो क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल. वी नो. उसके बाद क्या लिखा है? देखो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड. एक टाइप से आपको ये समझ में आ रहा है क्या? ये हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए एसिडिक है ना? ये तो हमको समझ में आ रहा है कि डीएनए आरएनए क्या है? एसिडिक, क्योंकि इनके नाम में एसिड आ रहा है. तो एसिड क्या है? एक बहुत लंबी चेन है. मैंने बोला था ना हमारे बॉडी में जो डीएनए मिलता है वो 2.2, मतलब हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मिलता है वो क्या होता है? 2.2 मीटर लॉन्ग. सच्चा ह्यूज. ठीक है. कितना ह्यूज लाइन में, मतलब कितने लंबी चेन के फॉर्म में आप प्रेजेंट है. तो डीएनए बहुत लंबा मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है जेनेटिक मटेरियल. तो मैक्रो मॉलिक्यूल किससे बना होगा? कोई भी बड़ी चीज होती है वो छोटी छोटी सब यूनिट से मिलके बनती है ना. तो वो कह रहे हैं कि वो जो छोटी छोटी सब यूनिट जिससे मिलके एक डीएनए आरएनए बना है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड. वापस अब हम यूजुअली क्या करते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं, है ना, पैराग्राफ को. इसमें क्या कर रहे हैं? हम नीचे से ऊपर की साइड पढ़ रहे हैं. देखो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली. न्यूक्लियोटाइड से मिल के क्या बने होते हैं? बने, इनका पूरा का पूरा फॉर्मेशन हुआ होता है. ठीक है. अभी न्यूक्लियोटाइड से आगे की बात करते हैं. ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है. ठीक है. तभी तो ये एसिडिक जाके बनते हैं आगे सारे. पहले हमने नाइट्रोजन बेसिस लेगी. आपने थोड़ा बहुत बेसिक डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा हुआ? आई डोंट नो. मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देती हूँ. डीएनए आरएनए क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल. डन. अब डीएनए आरएनए जिससे बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड. एक टाइप की सब यूनिट होती है. न्यूक्लियोटाइड की भी कुछ सब यूनिट्स होती है जिससे जुड़ जुड़ के वो बना होता है. उसके बारे में पढ़ते हैं. तो नाइट्रोजन बेसिस क्या है? 5 नाइट्रोजन बेसिस है. ये क्या है? नाइट्रोजन की बनी हुई चेन. देखो मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखाती हूँ. अब फिगर 9.1 देखिए. सबसे पहले नाइट्रोजन बेसिस दे रखे हैं. एडेनिन दिख रहा है आपको यहाँ पे? एडेनिन ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग दिख रही है. अभी हमने हेट्रोसाइक्लिक रिंग के बारे में पढ़ा था. देखो कार्बन जो आपको नहीं दिख रहे, ये जहाँ पे बिना किसी कंपाउंड के कॉर्नर्स पे ये कार्बन है और जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है ये नाइट्रोजन है. हेट्रोसाइक्लिक है. कार्बन नाइट्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है. तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है ये क्या है? आपकी नाइट्रोजन बेसिस है. एक टाइप का ऐसा कंपाउंड है. ये नाइट्रोजन बेस क्या हुआ? एडेनिन नाम का नाइट्रोजन बेस आगे जाके एक शुगर से जुड़ गया. शुगर के जैसे देखो पेंटोस, हम जब शुगर पढ़ते हैं ना जैसे वो पेंटोस शुगर पढ़ते हैं. पेंटोस का मतलब 5 कार्बन की चेन वाली शुगर. देखो अभी ये देखो आप फिगर न्यूक्लियोसाइड वाला पार्ट पढ़ रहे हैं अभी हम. बीच में देखो फिगर अपनी यहाँ पे देखो, नहीं तो अपनी एनसीईआरटी में देखो एक बार. कोई हो अगर आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है तो प्लीज ओपन योर पर्सनल एनसीईआरटी. इससे क्या होगा? जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप साथ के साथ नोट डाउन कर पाओगे साइड में.
ठीक है। अब ये पेंटोज शुगर मैंने बोला मतलब 5 कार्बन की शुगर, 1 2 3 4 और ये 5। आप बोलोगे मैम कोण तो 4 दिख रहे हैं यहाँ पे, 5th कार्बन, वेयर इज द 5th कार्बन, हेयर इज द 5th कार्बन, यू कैन सी। देखो ये CH2 पर दिख रहा है आपको, जो मैंने अभी हाईलाइट करा है ये दिख रहा है, दैट इज ए 5th कार्बन। 5 कार्बन की चेन हो गई, इसे हम बोलते हैं पेंटोज शुगर। इस पेंटोज शुगर के साथ आपका नाइट्रोजन बेस ऐड हो, तो इसे क्या हम बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। ये एडेनिन दिख रहा है आपको जो मैंने अभी हाईलाइट करा, एडेनिन या नाइट्रोजन बेस कह सकते हैं इसे, प्लस शुगर इज योर न्यूक्लियोसाइड। यही लिखा है ना मैंने इस बॉक्स के अंदर, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इज योर न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या करा, फोस्फेट ऐड करा। देखो यहाँ पे आपको फोस्फेट दिख रहा है, ये फोस्फेट ऐड करा ये इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर, तो आगे जाके क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको 3 कंपोनेंट दिख रहे होंगे। सबसे पहला कंपोनेंट इज योर है सी, एडेनिन, KMI नाइट्रोजन बेस। दूसरा कंपोनेंट क्या है आपका इस चेन के अंदर, दूसरा कंपोनेंट है हमारा पेंटोज की रिंग। तीसरा कंपोनेंट क्या है हमारा इस रिंग के अंदर, फोस्फेट ग्रुप। तीनों की तीनों कंपोनेंट आपको दिख गए इस रिंग के अंदर। तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगे, एक DNA या RNA जेनेटिक मटेरियल बनाएंगे ये आपका। ठीक है। अभी देखो आपको बहुत सारे ना अलग अलग नाम दिख रहे होंगे, एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, यहाँ पे एडेनिन ग्वानिन लिखा है, फिर वापस से आपको एक एडिनाइलिक एसिड दिख रहा है, यहाँ पे ग्वानाइलिक एसिड दिख रहा है। ये आपको लगेगा ये देखो सेम सेम सी स्पेलिंग, देखो सेम सेम सी है, बट सेम सेम सी स्पेलिंग को 3 अलग अलग बार क्यों लिखवा रखा है इन्होंने। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। क्वेश्चन में क्या आएगा, आपको दे देंगे एडेनिन, एडिनोसाइन, एडिनाइलिक एसिड, टेल मी विच अमंग ऑफ देम इज योर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आपको बताओ इन तीनों में से कौन सा है, क्वेश्चन में ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, देखो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है आपका, एसिडिक होता है एक टाइप से। देखो न्यूक्लियोटाइड सारे के सारे एसिड है ना, पीछे आपको एसिड दिख रहा है, यहाँ पे हर एक वर्ड के पीछे एसिड दिख रहा होगा। जितने भी एसिड वाले कंपाउंड है वो आपके सारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि फोस्फेट ऐड हो गया, फोस्फेट ने क्या करा उसके अंदर एसिडिक नेचर ले आया। न्यूक्लियोसाइड तक कोई एसिडिक नहीं था, जैसे आपको फोस्फेट ऐड हुआ तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, एसिडिक नेचर का। ठीक है, आप ये याद रखो। नाइट्रोजन बेसिस सबसे पहले याद रखो, ये 5 आपको याद रखने ही पड़ेंगे। नीचे वाले आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा न्यूक्लियोसाइड है कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। आपको याद जो रखनी है 5 न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन विद स्पेलिंग, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ये 5 आपको नाम याद रखने हैं। उसके बाद क्या बचा, एडिनोसाइन। देखो हर किसी के अंदर हल्का हल्का सा ना, देखो INE टाइप का दिख रहा होगा आपको, एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन, ये सारे आपके कौन से हैं, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अभी हमने देख लिया। यूरेसिल भी हमने पढ़ा था ना नाइट्रोजन बेसिस के अंदर, ये क्या आ गया आपका, एक टाइप का दूसरा नाइट्रोजन बेस है आपका। ठीक है, तो 2 स्ट्रक्चर वाइज दिखा रखे हैं आपको ये। आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील विद आइसोलेटिंग ऑफ थाउजेंड ऑफ कंपाउंड, स्मॉल और बिग। देखो ये क्या एक्चुअली यहाँ पर हम इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल क्या होती है, सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा। बट एक्चुअली ये क्या बता रही है, और डेप्थ में बता रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना हुआ है कंपाउंड। एक कंपाउंड बन गया, चलो हमारी बॉडी में लिपिड, फैट्स, DNA, RNA ये मिलता है, बट वो DNA RNA भी कैसे बना होता है, उसमें कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, क्या उसमें कार्बन होता है, क्या उसमें नाइट्रोजन होता है, क्या उसमें ऑक्सीजन होता है, इन सब के बारे में हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, if one were to take a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds including amino acids, sugar for reason। तब ये फिगर एक्चुअली अभी हम क्या पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ कुछ नहीं है, पूरा का पूरा पैराग्राफ से इम्पोर्टेंट क्या है, ये टेबल। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं ना, वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट कि आपको इस टेबल से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, या तो MCQ के फॉर्म में,
एमसीक्यू से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट किसकी फॉर्म में, आपको मैच द कॉलम, बहुत इजीली बहुत अच्छे से मैच द कॉलम के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। मैं बताती हूँ क्या है ये पूरा। अभी इस पूरे सेशन उसके अंदर क्या पढ़ने वाले, फिर 9.2 के अंदर मेटाबोलाइट्स के बारे में। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, दो टाइप के मेटाबोलाइट्स होते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरे कौन से आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या मतलब है मैम, टेल मी। हाउएवर when one analyze plant fungal microbial cell one would see thousand of compound। 10 बार लिख लिए इन्होंने कि तुम हजारों कंपाउंड एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक सेल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हमको समझ में आ गया इतना तो। वो कह रहे कि other than these primary metabolites, alkaloid, flavonoids, rubbers, essential oil, antibiotics, color pigments, scents, gums, spices, these are called secondary metabolites। अब पूरा ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, आपको हल्का हल्का प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का अपने आप डिफरेंस समझ में आ गया। देखो प्राइमरी क्या होता है एक्चुअली, जो मेनली आपके सेल के अंदर देखने को मिल जाता है और सेल के खुद के यूज के लिए एसेंशियल होते हैं। सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी मेनली सेल अपने लिए यूज करे ना करे, बट क्या होता है इकोनॉमिक पर्पस के लिए, दूसरों के इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। while primary metabolites have identifiable function and play known roles in normal physiological process। प्राइमरी है ना, प्राइमरी का काम क्या है, पहले इनिशियल अपना काम करेगा, पहले प्राइमरी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पहले फिनिश करेगा, खुद के काम करता है वो। दूसरा काम वो दूसरा मतलब आगे सेकेंडरी के बारे में पढ़ते हैं। We do not at the moment understand the role and function of all the secondary metabolites in host organism. However, many of them is useful to human welfare। देखो प्राइमरी का काम क्या है, प्राइमरी खुद के अपना नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो मेटाबोलाइट्स, वो प्राइमरी, और जो ह्यूमन के लिए यूजफुल होंगे, मतलब खुद के लिए इतना काम आ रहे हो ना आ रहे हो, बट ह्यूमंस के लिए हम बहुत उससे यूजफुल है, वो क्या होगा आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। मैंने अभी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताया, वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। अब फिगर 9.3 रट लो बिल्कुल, अगर रटना बिल्कुल इसको अपने दिमाग में बिठा लो। मैं बोलती हूँ एक पेज लो, हल्का सा, एक स्मॉल वेरी स्मॉल कॉर्नर ऑफ योर पेज, उसमें लिखो, उसको काटो, उसकी बाउंड्री बनाओ और उसे अपने डेस्क पे जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे इसको एक बार चिपका लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आप भूलोगे क्योंकि इतने सारे नाम आपको, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे। पिगमेंट्स में क्या कौन कौन से दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, कैरोटेनॉइड्स और एंथोसियानिन। आपको ये नाम याद रखने अच्छे से, एल्कलॉइड, मॉर्फिन एंड कोडिन, टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास ऑयल बहुत लोगों ने सुना होगा, एरोमा थेरेपी वगैरह जो होती है ना, क्या कि उसमें लेमन ग्रास ऑयल का बहुत काम आता है। टॉक्सिन्स, एब्रीन, लाइसिन, लेसिथिन, कॉनकाविलिन ए। ड्रग्स, विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन। पॉलीमरिक सब्सटेंस और रबर, गम एंड सेल्यूलोज। ये पिगमेंट्स के आगे वाला सब्सटेंस, ये सबको ना आपको याद रखना है। क्या करेंगे, पिगमेंट्स के मैच करो कि पिगमेंट्स में कौन कौन से आते हैं, पिगमेंट्स के अंदर बताओ कि अल्कलॉइड्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, ये वाले क्वेश्चन मैं कल वाली क्लास में आपसे इस वाले पॉइंट से बिल्कुल 100% क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। जो हमारे क्वेश्चन बॉक्स के अंदर आते हैं ना, मैं 100% क्वेश्चन बॉक्स में ये वाले पॉइंट्स डालने वाली हूँ, तो प्लीज अपना चेक करना ये वाले पॉइंट्स अच्छे से याद करके आना कल की क्लास में। आगे पढ़ते बायोमैक्रोमोलिक्यूल के बारे में। क्या है मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल है तो माइक्रोमोलिक्यूल भी होगा, और माइक्रो का मतलब क्या है, मैक्रो का मतलब क्या है, वेरी डेप्थ में अब जाके हम इसको वेरी डीपली हम इसको समझेंगे। ये क्या है, ये देखो मैंने जानबूझ के इतना इसमें डिटेल में नहीं करा क्योंकि एग्जाम्पल तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप इसको लिखोगे एक दो बार, बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। टर्पिनॉइड्स है, देखो टर्पिन, और इसके एग्जाम्पल में भी टर्पिन आ रहे हैं। मोनोटर्पिन मतलब जहाँ पे टर्पिनॉइड्स में एक सिंगल कोई यूनिट आती होगी, डाई में जहाँ पे 2 यूनिट, ऐसे ना। आपको एसेंशियल ऑयल्स इसमें लेमन ग्रास ऑयल, ये ना विन ब्लास्टिंग, कर्क्यूमिन,
ये ड्रग्स के अंदर आता है। ये सारी बहुत छोटी छोटी चीजें आपको अपने आप ना एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगी। बायो मैक्रोमोलिक्यूल की बात करते हैं। देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल कंपाउंड फाउंड इन एसिड सोल्यूबल पूल। हमने एसिड सोल्यूबल इनसोल्यूबल पूल के बारे में पढ़ा था केमिकल एनालिसिस में। वो कह रहे हैं कि फाउंड इन एसिड सोल्यूबल पूल, उसके अंदर क्या होता है, एक कॉमन फीचर होता है। क्या कॉमन फीचर है? सोल्यूबल वाला कौन सा होगा? जो फिल्ट्रेट, जो छन के नीचे आ जाता है उसे क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट बोलते हैं ना। वही हमारा एसिड सोल्यूबल पूल होता है। वो क्या है उसमें कॉमन फीचर कि उनका मोलिकुलर वेट क्या है? उनका मोलिकुलर वेट कितने के बीच में कितने रेंज में रहता है? 18 से 800 डेल्टन की रेंज में रहता है इसका वेट अप्रोक्सीमेटली। अगर कोई कंपाउंड इसका वेट 18 से 800 डेल्टन, एक बहुत छोटा वेट है, बहुत स्मॉल वेट वाला कंपाउंड है, तो वो इजीली छन के नीचे आ जाएगा, फिल्ट्रेट में आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूबल पूल में मिल जाएगा। एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में क्या है? 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। इनसोल्यूबल रिटेंटेट बोलते हैं उसको, जो चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ के ऊपर ही प्रेजेंट रह जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन बोलते हैं। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, जिसने पढ़ा हुआ है ना ये बहुत अच्छे से, मेरे को 100% पता है, उसको याद हो गई। उसके अंदर 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड। कौन कौन सा? प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं? अमीनो एसिड से। कल हमने पढ़े थे ना 4 अमीनो एसिड, डिटेल में पढ़ा था हमने अमीनो एसिड के बारे में। सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होते हैं जहाँ पे एसिड भी होता है, COH के फॉर्म में NH2 भी होता है, अमीनो एसिड। न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था हमने। न्यूक्लिक एसिड जो अभी बिल्कुल पढ़ गए हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड, छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट से मिलके क्या बनते हैं? पॉलीसैकेराइड बनते हैं। और लिपिड्स, लिपिड्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, बट लिपिड्स के एक स्पेशल फंक्शन जो अभी हम इसी पैरा में पढ़ लेंगे आगे। क्या है लिपिड? क्या है लिपिड? ना कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉन्ग चेन वाला मॉलिक्यूल नहीं है लिपिड, कि हम बोले कि लॉन्ग चेन लिपिड्स बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलके बना होता, नहीं। बट लिपिड का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिसकी वजह से वो एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर आते हैं, वो अभी पढ़ेंगे। दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ, एक्सेप्शन क्या है इसमें? एक्सेप्शन है लिपिड के बारे में, हैव मोलिकुलर वेट इन रेंज ऑफ 10,000 डेल्टन एंड अबव। मैक्रो मोलिक्यूल है ना, मैक्रो एसिड इनसोल्यूबल पूल में मिल रहा है। इनसोल्यूबल रिटेंटेट है। ये क्या है? कोई ऐसे कंपाउंड है जो छन के नीचे नहीं पहुंच पाया, कुछ ना कुछ मोटा कंपाउंड है, कुछ ना कुछ बड़ा कंपाउंड होएगा। तो वो कह रहे हैं जो बड़े कंपाउंड है जो इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आते हैं, 4 है सबसे पहले तो। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, हमारा लिपिड एंड योर पॉलीसैकेराइड। और उसमें भी ये है जो इनका वेट है ना, लिपिड्स का एक्सेप्शन रख लो, लिपिड के एक्सेप्शन छोड़ के इन सब का वेट क्या है? मोलिकुलर वेट 10,000 डेल्टन से अबव का है। ठीक है, फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के बारे में केमिकल कंपाउंड है। वन ऑफ दोज जिनका मोलिकुलर वेट लेस देन 1000 डेल्टन है, यूजुअली रेफर टू एज माइक्रोमोलिक्यूल और सिंपली बायोमोलिक्यूल। देखो क्या कह रहा है, अब उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो जिस हिसाब से तुम पढ़ रहे हो उस हिसाब से इसको क्या बोलते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करो। सबसे पहले माइक्रोमोलिक्यूल, जिसका 1000 डेल्टन से कम वेट है, वो माइक्रो मोलिक्यूल, ये जिसको हम नॉर्मली बायोमोलिक्यूल कह देते हैं। दूसरा क्या है? जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलती है, जिनका वेट बड़ा है, 10,000 डेल्टन से भी अबव वेट है, वो क्या होंगे? हमारे मैक्रोमोलिक्यूल, या उसको बायोमैक्रोमोलिक्यूल बोल लो। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन चलो आगे बात करते हैं। द मोलिक्यूल इन द इनसोल्यूबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमरिक सब्सटेंस। पॉलीमरिक का मतलब पॉलीमर, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर यूनिट से मिलके बने। एक्सेप्शन ऑफ लिपिड लिख रखा है ना, लिपिड का एक्सेप्शन छोड़ के बाकी सारे जो आपके मैक्रोमोलिक्यूल हैं इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में जो मिलते हैं, वो बाकी छोटे छोटे पॉलीमर मोनोमर से मिलके एक पॉलीमरिक सब्सटेंस, एक लंबी चेन बनाने वाले यूनिट है। Why then why do lipids with whose molecular weight do not exceed 800 Dalton? क्या कह रहे हैं? देखो लिपिड, तुमने लिपिड लिपिड बायो मैक्रोमोलिक्यूल में पढ़ा रहे हो, तुमने कोई एक्सेप्शन नहीं बताई लिपिड की। अभी तुमने बताया कि वो पॉलीमर नहीं है, दूसरा तुमने ये बताया कि उसका वेट इतना नहीं है, उसका वेट 800 डाल्टन से अब नहीं है। तुम इतने एक्सेप्शंस भी हैं उसमें, फिर भी तुम ये बता रहे हो कि मैक्रोमोलिक्यूल है। कैसे?
और वो भी आप इनसोल्यूबल एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर आते हैं। हाउ? लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूल वेट, कह रहे हैं लिपिड चाहे स्मॉल मॉलिक्यूल वेट का कंपाउंड है, बट वो क्या है, उसके आगे बारे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट ऑल्सो अरेंज इन स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन। लिपिड क्या है एक्चुअली, लिपिड क्या होता है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। फोस्फोलिपिड के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फोस्फोलिपिड प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, है ना, एंड अदर मेम्ब्रेन्स विच व्हेन वी ग्राइंड, जब उसे हम ग्राइंड करते हैं ना, हमने वो पूरा केमिकल एनालिसिस वाला प्रोसेस पढ़ा था। आज की क्लास में मैं वापस से रिपीट करूंगी, क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन बॉक्स में वो वाला क्वेश्चन डाल रखा है, इसलिए 2-3 बार अभी क्वेश्चन आ गया, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब वो क्वेश्चन बॉक्स पढ़ाऊंगी तब आंसर दूंगी मैं उसका। अरेंज की सेल मेम्ब्रेन में अरेंज है, तो हम जब उसे ग्राइंड करते हैं तो हम एक टाइप से डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, टूट जाती है। जब उसको आप इतना पूरे पीस को आप इतना तोड़ो, ग्राइंड करोगे, तो वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और सेल मेम्ब्रेन ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट सोल्यूबल। जो क्या होते हैं, सोल्यूबल नहीं होती एसिड में। हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था कि लिपिड्स आर इनसोल्यूबल, तो ये यहीं पे कह रहे कि ये जो होती है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होती है ना। लिपिड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर पढ़ा था हमने कल। तो ये वेसिकल्स के होते हैं, वाटर सोल्यूबल नहीं होती, इसलिए वो एसिड इनसोल्यूबल पूल में रह जाती है। सोल्यूबल होती तो सोल्यूबल होकर नीचे चली जाती, और वो सोल्यूबल ही नहीं है छोटी, बट वो क्या है, सोल्यूबल नहीं है, तो वो ऊपर ही रहती है। Therefore, these membrane fragments in the form of vesicle get separated along the acid insoluble pool. इसलिए वो क्या हो जाता है, acid insoluble pool से separate आ जाते हैं, and hence macromolecule fraction में वो आ जाते हैं। Lipid are not strictly macromolecule. One of the main line of this paragraph, but lipid are not strictly macromolecule. Macromolecule वाली उसमें कोई खास क्वालिटी है नहीं, but still वो macromolecule में आता है, तो इसलिए क्या है, नोट स्ट्रिक्टली, आप पूरी तरीके से 100% ये मैक्रोमोलिक्यूल वाली प्रॉपर्टी नहीं है उसकी। द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। वो क्या कह रहा है, एसिड सोल्यूबल पूल है ना, उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन है, जो साइटोप्लाज्म का कंपोनेंट है। साइटोप्लाज्म वैसे भी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है ना उसका, तो वो सारा का सारा इसमें आ जाता है एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर। द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली form become the acid insoluble fraction. मैक्रोमोलिक्यूल किसके अंडर आ जाते हैं, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर। द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली और साइटोप्लाज्म के अंदर भी कोई ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है, कोई बड़ी कंपाउंड वाला चेन वाला कंपाउंड है, तो वो किसके अंदर आ जाता है, एसिड इनसोल्यूबल के अंदर। टुगेदर दे रिप्रेजेंट एंटायर केमिकल कंपोजिशन। देखो बायोमोलिक्यूल या बायो माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल मिला के कह रहे हैं, दोनों को मिला लो, माइक्रो को भी मिला लो, मैक्रो को भी मिला लो, तो टोटल केमिकल कंपोजिशन बन जाएगा किसी लिविंग टिश्यू का। इन समरी, if we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view arranged in class में, अब ये फिगर 9.4 देखो, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल मिल रही है कि एक सेल के अंदर परसेंटेज वाइज क्या क्या रहता है। ये वाला याद रखना, ये वाला क्वेश्चन पता कैसे आएगा, सबसे पहले या तो आपको वो मैच द कॉलम की तरह दे सकता है, नहीं तो वो सबसे ये पूछ सकते कि ये मैंने दे दिया, वाटर दे दिया, मैंने प्रोटीन दे दिया, कार्बोहाइड्रेट दे दिया, लिपिड दे दिया, अब इनको अरेंज करो, सबसे ज्यादा कौन होते हैं, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, ऐसे अरेंज करके दिखाओ हमें। तो वो 3-4 ऐसे अलग अलग ऑप्शन बना देगा, सबसे ज्यादा वाटर है, फिर लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे अलग अलग आपको करेक्ट ऑप्शन पिकअप करना होगा। तो देखते हैं, सबसे ज्यादा वाटर होता है हमारे सेल के अंदर, बहुत इजीली पता है, 70 to 90% वाटर होता है एक सेल में। फिर प्रोटीन की बात करते हैं, उससे कम क्या होता है हमारी सेल के अंदर, प्रोटीन 10 से 15% प्रोटीन। उसके बाद क्या होता है, मैं आपको ये लिखा हुआ है वैसे नहीं समझा रही हूँ, मैं सीरीज में समझा रही हूँ, सबसे ज्यादा क्या होता है उसके बाद जहाँ तक नहीं। तीसरे नंबर पे क्या है, न्यूक्लिक एसिड, 5 से 7% न्यूक्लिक एसिड होता है हमारी सेल के अंदर। न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए और आरएनए। थर्ड नंबर पे नहीं, फोर्थ नंबर पे क्या है आपके, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, और आयंस क्या हो गया, 1%। आयंस क्या होंगे हमारे Na+, K+ आयंस है ना, ये सोडियम पोटेशियम आयंस, ये सारे जो है आयंस प्रेजेंट होते हैं, ये कितने हैं, बस 1% है पूरी सेल कंपोजिशन में। इसको इसी ऑर्डर में अरेंज रखना, सबसे ऊपर वाटर, फिर आपका प्रोटीन, फिर आपका न्यूक्लिक एसिड, फिर योर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड आयंस, ये आपका
सीरीज याद रखना विद परसेंटेज। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन क्या है? और अब हम आज की क्लास में प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटीन क्या है आपकी, एक सेकेंड, हाँ, प्रोटीन आपके पॉलीपेप्टाइड। दीज आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड। मैंने आपको 3-4 बार पहले बता दिया। ठीक है, अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन। और किससे एक दूसरे के साथ लिंक करता है? पेप्टाइड बॉन्ड। देखो दो, मैं आपको एक सिखा दे, एक सेकेंड। ये मेरा एक अमीनो एसिड ए लिख रही हूँ मैं अमीनो एसिड के लिए, ये मेरा दूसरा अमीनो एसिड, ये मेरा तीसरा अमीनो एसिड। ऐसे करके एक लॉन्ग चेन बनेगी अमीनो एसिड्स की। 1 2 3 ऐसे पॉइंट में लगा रही हूँ मैं, ऐसे लॉन्ग चेन बनेगी अमीनो एसिड। और ये दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ कैसे अटैच्ड होंगे? बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये दो ऐसे यहाँ पे अटैच्ड हुए एक दूसरे के साथ, ये दो यहाँ पे अटैच्ड हुए, ये आगे वाला एक अमीनो एसिड से अटैच्ड होएगा। और इन बॉन्ड को जो इन दोनों के बीच में बन रहा है उसे क्या बोले? पेप्टाइड। पीबी इज योर पेप्टाइड बॉन्ड, नाम याद रखना। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। एज देयर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन मिलके बनाते हैं। मैंने ये हमको पहले भी पढ़ा रखा है, मैं आपको दिखाऊं, वहां पे लिखा है ये सेंटेंस लिखा है आपका, एक सेकंड, मैंने कल आपकी क्लास में, कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला। हाँ, here see, however those which occur in a protein are only of 20 type। कल वाली क्लास में भी पढ़ाया था ये मैंने। तो ये वाला आज भी देखो वापस से लिखा हुआ है। आज जब हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या लिखा है मैम? here it is written कि प्रोटीन जो कि अमीनो एसिड जो प्रोटीन मिलके बनाते हैं वो 20 टाइप के हैं। एग्जाम्पल देख रखे हैं उन्होंने, एलेनिन, क्या लिखा है, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ये सारे कुछ टाइप के एग्जांपल दे रखे कि ऐसे ऐसे टाइप के एग्जांपल ऑफ अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर नॉट ए होमोपॉलीमर। ये नहीं है कि देखो हेटेरो मतलब अलग अलग अमीनो एसिड नंबर 1, अमीनो एसिड नंबर 2, अमीनो एसिड नंबर 3, तीनों अमीनो एसिड ना जरूरी नहीं है इस तीनों के तीनों आपके एलेनिन हो, ये तीनों के तीनों आपके लाइसिन ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है एक जैसे अमीनो एसिड से मिलके बनेगा। कह रहा है कि हेट्रो है, मतलब अमीनो एसिड नंबर 1 अगर एलेनिन है तो दूसरा मान लो लाइसिन हो सकता है, तीसरा मान लो ट्रिप्टोफैन हो सकता है, फिर वापिस एलेनिन आ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन, मतलब अलग अलग ऑफ अमीनो एसिड से मिलके बना है, एक जैसे अमीनो एसिड नहीं कि पूरा का पूरा अगर चैन है तो पूरी की पूरी चैन एक ही अमीनो एसिड की होगी, अलेनिन अलेनाइन 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 ऐसे करके, ऐसा नहीं है। ठीक है, अ होमोपोलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। होमोपोलीमर में क्या होता है? एक ही टाइप के मोनोमर रिपीट करते रहते हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स, वही होते हैं ना होमो, मतलब एक जैसे को रिपीट करते गया। हेटेरो मतलब अलग अलग। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड कंटेंट इज इम्पोर्टेंट एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन यू विल लर्न अबाउट सर्टेन अमीनो एसिड। कह रहे हैं कि अमीनो एसिड के बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में। Hence, dietary protein are a source of essential amino acid। दो टाइप के अमीनो एसिड हम पढ़ेंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड ये इसी पैरा के अंदर, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। व्हाट इज एसेंशियल, व्हाट इज नॉन एसेंशियल? देखो एसेंशियल का मतलब क्या होता है? जिसकी हमको जरूरत होती है, नो मैं हिंदी में बताऊं, अगर मैं जरूरत होती है उसी को बोलते नहीं है मेरे लिए बहुत एसेंशियल नीड्स है मेरी। तो ये क्या है? आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल जो हमारी बॉडी को हमको एसेंशियल है, जो हमको डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा, तो उसे हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। सर्टेन अमीनो एसिड आर एसेंशियल फॉर अवर हेल्थ एंड हेंस इट टू बी सप्लाइड थ्रू अवर डाइट। एसेंशियल अमीनो एसिड हमको डाइट के थ्रू, अपने खाने के थ्रू लेने पड़ते हैं। हेंस डाइटरी प्रोटीन आर अ सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। कुछ प्रोटीन ऐसे बोलते हैं डाइट में वगैरह में, अपनी डाइट में ये प्रोटीन ऐड करो। जो प्रोटीन आप अपनी डाइट के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर रहे हो वो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड। Therefore, amino acids that can be essential or non-essential. The latter are those which our body can make.
दूसरे टाइप के नॉन एसेंशियल वाले क्या उनसे जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है। अगर मेरी बॉडी कुछ टाइप ऑफ अमीनो एसिड खुद तो प्रोड्यूस कर सकती है तो मैं उसे बाहर डाइट से नहीं लूंगी, मतलब वो मेरे लिए नॉन एसेंशियल है, मेरे को उसकी जरूरत डाइट के थ्रू नहीं है, मेरी बॉडी अपने आप बना सकती है। which our body can make while we get essential amino acid through our diet or food. Protein carry out many function in our living organism. Some transport, वो कह रहे प्रोटीन बहुत सारे फंक्शन हमारी बॉडी में करते हैं। क्या क्या फंक्शन? कुछ क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस, मतलब इधर से उधर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करता है, कुछ इन्फेक्शन से फाइट करता है, कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन के। ये सब इस टेबल में पढ़ेंगे, एक बार टेबल पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। कोलेजन क्या है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? या कोलेजन। हमने कोलेजन और इलास्टिन हमने जब टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा था ना, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने पढ़ा था कि सेल दो टाइप की क्या फाइबर्स रिलीज करती है, कोलेजन और इलास्टिन। तो कोलेजन क्या है? मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। अब आगे बढ़ते हैं रूबिस्को। ये क्या है? मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। अभी आगे रूबिस्को की फुल फॉर्म याद रखना, पूछी जाती है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। रूबिस्को नाम याद रखना इसका। डन। आगे अब हम क्या पढ़ा है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? कोलेजन किसमें सबसे ज्यादा है? एनिमल वर्ल्ड में, और रूबिस्को होल बायोस्फीयर में, मतलब एनिमल, प्लांट, मोनेरा, फंजाई, एवरीथिंग। प्रोटीन की बात करते हैं और उसकी फंक्शन की बात करते हैं। कोलेजन हमने पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट, कोलेजन के इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस हमने उस दिन भी पढ़ा था, ये टाइप के ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करते हैं जो सेल रिलीज करती है। तो कोलेजन हमारे क्या हो रहते हैं? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस जो कि सेल के बीच में रहता है। ट्रिप्सिन क्या है? एक टाइप का एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम है एक टाइप का, है ना। एंजाइम का काम क्या होता है? इसी चैप्टर में हम एंजाइम के बारे में भी पढ़ेंगे आगे जाके। एंजाइम का काम क्या होता है? एक्टिविटी के रेट को इंक्रीज कर देना। जो एक्टिविटी मतलब 5 मिनट में होती थी पहले, वो कुछ 30 सेकंड में हो जाए, ये काम किसका होता है? एंजाइम का। इंसुलिन एक हार्मोन है, एक बॉडी हार्मोन होता है इंसुलिन, जो हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को, ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है। एंटीबॉडी क्या होती है? जो इन्फेक्शन से फाइट करती है वो एंटीबॉडीज होती है। हमारी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो इन्फेक्शन से क्या करेगी? फाइट करेगी। रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्शन स्मेल टेस्ट हार्मोन। रिसेप्टर क्या होते हैं? मेरे को एकदम से पता चला कि मेरे को किसी ने टच करा है, या मेरे हाथ किसी गर्म जलती हुई चीज के ऊपर एकदम से टच हुआ, हमारा एक सडन रिस्पॉन्स आता है ना, एकदम से हटा लो हाथ। ये किसके थ्रू आते हैं? रिसेप्टर होते हैं ना, जो स्किन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है। हमारे नोज के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट है कि किस टाइप की स्मेल आती है। एक एरोमेटिक स्मेल है, बहुत खुशबू वाली स्मेल है, एकदम से गंदी स्मेल आती है, मान लो कहीं आप ट्रेवल कर रहे हो तो एकदम से आप अपनी नाक बंद कर लेते हो। ये क्या है? ये किससे थ्रू पता चलता है? रिसेप्टर्स के थ्रू। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जिससे क्वेश्चन, अगर इसमें से GLUT4, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है GLUT4 से। GLUT4 क्या है? एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। GLUT4 एक टाइप का प्रोटीन है जिसके थ्रू ग्लूकोज क्या होता है? सेल के अंदर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। अगर ये ना हो तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन इनटू द सेल, ग्लूकोज है ना एनर्जी के लिए बहुत, सेल की मेटल एनर्जी के लिए बहुत नेसेसरी होता है, तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा सेल के अंदर अगर GLUT4 ना हो। GLUT4 एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। अब आगे जाके पढ़ते हैं। अब हम ये आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन बॉक्स के तीनों क्वेश्चन। कौन कौन से? सबसे पहला ज़्वीटर आयन क्या है? हमने लास्ट क्लास में कल पढ़ा था अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड जहाँ पे बहुत बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए उसे क्या बोलते हैं हम? ज़्वीटर आयन। जैसे COO- आ गया, जो CO- जो H+ कार्बोक्सिलिक एसिड ने रिलीज करा था वो क्या है? NH2 मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर लेते हैं NH3+ बन के, तो वो जिसमें प्लस माइनस दोनों आ जाए वो क्या हो गया आपका? ज़्वीटर आयन। मैं दिखा देती हूँ। हियर सी बी, फिगर नंबर बी इज योर ज़्वीटर आयनिक फॉर्म। प्लस और माइनस दोनों आ गया। H जो इसने रिलीज करा था वो किसने एक्सेप्ट कर लिया? NH2 ने।
प्रोसेस ऑफ केमिकल एनालिसिस जो मैंने बोल रही थी, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्या है। देखो सबसे पहले कोई भी लिविंग टिश्यू लो आप, उसे क्या करो, मोर्टल पेस्टल में ट्राइक्लोरो एसिड के साथ, जो हमारा एसिड होता है ना हम यूज करते हैं उसमें, उस एसिड के साथ आप उसे ग्राइंड करो, और ग्राइंड करके आप क्या करो, उसे एक मोर्टल पेस्ट में ग्राइंड करके एक टाइप की स्लरी बन गई, उस स्लरी को कॉटन चीज क्लॉथ के थ्रू आप उसे छान लो। कुछ मॉलिक्यूल, कुछ चीज क्या होगी जो आपके नीचे आ जाएगी, उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, जो ऊपर रह जाएगी उसे हम बोलते हैं रिटेंटेट। हमने एसिड सोल्यूबल और एसिड इनसोल्यूबल के बारे में पढ़ा ना, एक सोल्यूबल फ्रैक्शन जो नीचे चला गया और इनसोल्यूबल फ्रैक्शन ऊपर ही रह गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नेम एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड हमने कल एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एरोमेटिक अमीनो एसिड के बारे में कल पढ़ा था, उसमें से एरोमेटिक अमीनो एसिड के बारे में बताओ। एरोमेटिक वाले कौन से होते हैं, कौन से होते हैं हमारे, देखो 3 होते हैं, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनाइन और टायरोसिन। ये आपको यहाँ पे मेंशन होगा, देखो अब किसी ने नहीं कर रखा तो अभी अंडरलाइन कर लो, मैंने जो 3 आपको नाम बताए, फिनाइल एलेनाइन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। और जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया वो ये था, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। और कौन सा एसिड में हल्का सा मेरे को कंफ्यूज होता, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, यस एसिटिक एसिड है वो। ट्राइक्लोरो मतलब 3 क्लोरीन और यहाँ पे 2 कार्बन, इसलिए 2 कार्बन है, उसके लिए हम क्या वर्ड के यूज करते हैं, एसिटिक। और COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए एसिड यूज कर, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। डन, आई होप यू अंडरस्टैंड। आज की क्लास हमारी हो गई है और आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो पूरी क्लास। चलो, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, HP एजुकेशन इनसाइट्स को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जो आपने आज की क्लास के लिए प्रोवाइड किया, एंड बाय बाय। कल अच्छे से जो आज टेबल्स दिए, आज 3 टेबल्स के बारे में पढ़ा था, उसे याद करके आना। क्वेश्चन कल मैं पूछूंगी उन तीनों टेबल से।